जल ही जीवन, जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान। नमस्कार। जल संरक्षण पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमा गढ़ी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। जल, पानी या वाटर, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनसे इस दुनिया का हर इंसान परिचित है। इसकी महत्ता को बहुत अच्छी तरह से समझता है। रहीमदास जी ने भी जब कहा था रहीमन पानी राखिए, जब उन्होंने व्यक्ति के गुणों को परिभाषित करते हुए ये बात कही थी तो उनके भी अंतिम पंक्तियां यही थी, बिन पानी सब सून। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि जैसे जैसे दशक बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गईं, कहीं ना कहीं जल को व्यर्थ बहाना बढ़ गया। जल संरक्षण के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम हो गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए और इस बात के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आम जनता को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वे जल की महत्ता को समझें, उसके संरक्षण के लिए काम करें। और उसी कड़ी में है नेशनल वाटर अवार्ड। ये नेशनल वाटर अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। ये नेशनल वाटर अवार्ड्स क्या हैं, किस तरह से दिए जाते हैं, किन श्रेणियों में दिए जाते हैं, कैसे इनमें अप्लाई किया जा सकता है और आज के समय में पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए और राजस्थान के लिए जल की क्या महत्ता है, इन्हीं सब कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। समय है कि आपको उनसे परिचित कराएं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़, निदेशक पर्यावरण एवं विकास अध्ययन केंद्र जयपुर। डॉक्टर राठौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हैं श्री विनीश कथुरिया, निदेशक विकास अध्ययन संस्थान जयपुर। विनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करना चाहेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स की। ये अवार्ड्स क्या हैं, इसको शुरू किए जाने के पीछे क्या मंशा रही, इसके बारे में सर सबसे पहले डॉक्टर राठौड़ आपसे जानना चाहेंगे कि जानकारी दें कि ये नेशनल वाटर अवार्ड्स के पीछे अवधारणा क्या है। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि जल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम देखें किसी भी गांव में चले जाएं जी, चाहे किसी दफ्तर में चले जाएं, गांव में हर टंकी पे, पानी की टंकी पे, सड़क, दीवारों पे सब जगह लिखा है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और ऑफिसों में भी सब जगह लिखा हुआ है जल ही जीवन है जी। जल बचाओ जीवन बचाओ जी। लेकिन ये एक नारा बन के, स्लोगन बन के ही रह गया। और देखने में ये आया कि जैसे जैसे विकास हो रहा है जी, आर्थिक प्रगति बिना पानी के हो ही नहीं सकती। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जी, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो कि बिना पानी के पैदा हो सके। हर चीज़ में पानी लगता है जी। तो इसका मतलब अगर पानी होगा तो विकास होगा जी। जीवन तो होगा ही, विकास भी तभी होगा जब पानी होगा। तो देखने में ये आया है कि हमारे पास में जितना जल, और जल का पृथ्वी पे 2/3 भाग जल होते हुए भी पानी का संकट है, क्योंकि जो हमारे उपयोग वाला जल है वो 1 से 2% ही है और उसमें भी ज़्यादातर ग्लेशियर में के फॉर्म में है, बर्फ़ के फॉर्म में है। हमारे को उपलब्ध है वो 1% से कम है जी। अब वो ये भी निर्भर करता है कि आप पृथ्वी के किस भूभाग में हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कितना पानी उपलब्ध है जी। अब उसमें भी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और भी कम है। तो लेकिन ये जब उपलब्धता वर्षा पे ही है, वर्षा ही अंतिम सोर्स है, पानी जो हमारे को मिलता है वर्षा से मिलता है और इस वर्षा बहुत अनिश्चितता है इसमें। ये हर जगह अलग अलग तरह से उपलब्धता कराती है जी। तो पानी की उपलब्धता अनिश्चित है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं अगर उपयोग लेना हमें साल भर हमेशा के लिए, तो उसको कहीं संरक्षित करना पड़ेगा। चाहे वो कैसे बर्तन बनाएं, चाहे तालाब बनाएं, नाड़ी बनाएं, खडीन बनाएं, बड़े डैम बनाएं, उनमें सब में आपको भरना पड़ेगा जी, फिर उसका उपयोग करना पड़ेगा जी। विनीश जी, जैसा कि डॉक्टर राठौड़ ने जल की महत्ता को और आज की तारीख में जो जल की उपयोगिता है उसके बारे में एक प्रकाश डाला।
हमारा प्रश्न यह है कि अभी जिस नेशनल वाटर अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, इस नेशनल वाटर अवार्ड्स के पीछे पहले चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों के सामने ये मौका है कि वे इस नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए अपना नॉमिनेशन दे सकें। ये नेशनल वाटर अवार्ड्स क्या हैं और उसके पीछे क्या अवधारणा है? ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमारी सोसाइटी में, उन सब के लिए एक उम्मीद है, और जो उन्होंने काम किया पिछले साल में वो बताने के लिए, जो एग्जाम्पलरी काम किया है कि वाटर को कंजर्व कैसे किया उन्होंने। कोई स्टेट है जैसे, या डिस्ट्रिक्ट है, ग्राम पंचायत है, या और नीचे आएंगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी है, तो 9 तरह के अवार्ड सरकार ये दे रही है। और अपना 1 साल में जो उन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया उनके बारे में आप बताइए, और जो सरकार का जो पोर्टल है उसमें अपलोड कीजिए कि, और फिर जब अपलोड करेंगे तो उसके साथ साथ अगर आपको कुछ मीडिया कवरेज भी मिला है वो भी अपलोड कीजिए। तो ये 9 अवार्ड मिलेंगे, 9 कैटेगरीज में है, हर स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। क्या हम उन श्रेणियों के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां, क्योंकि जो व्यक्ति अप्लाई करेंगे या संस्थान अप्लाई करेंगे तो उन्हें श्रेणियों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सबसे ऊपर आप कहेंगे तो नेशनल वाटर अवार्ड फॉर स्टेट है, बेस्ट स्टेट बोलते हैं उसे, कि जिसने हमारे जो 28 राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, और उसमें भी 3 अवार्ड हैं, एक नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा। और फिर उसके बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट पे भी आता है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है, उसके नीचे ग्राम पंचायत पर भी आता है, और फिर और नीचे आएंगे तो फिर इंडस्ट्री रिलेटेड अवार्ड्स भी हैं, और नीचे भी आएंगे तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए भी अवार्ड है, और फिर लास्ट का जो अवार्ड है कि इंडिविजुअल भी अपना, कोई ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो अपने बहुत वाटर को कंजर्व किया है, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है तो वो बता सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हर आदमी जो इस जल संरक्षण के काम में जो भी लगे हुए हैं उनके सामने ये मौका है कि वो अपने काम को दुनिया के सामने रख सकें और दुनिया के सामने प्रेरणा बन सकें। बिल्कुल जी। डॉक्टर राठौर, आपने बताया कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस दुनिया में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो जल है, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये माना जाता है, अगर वैज्ञानिकों के रिसर्च पर माने तो ये माना जाता है कि 71% जो धरती का जो भूभाग है वो जल से आच्छादित है। हमारे देश की भी अगर बात करें तो हमारे 3 तरफ समंदर है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के लिए, पूरे हमारे देश के लिए और राजस्थान के लिए, हम अपने प्रदेश के लिए कहें तो पीने लायक और काम में लेने लायक पानी की कमी हमेशा महसूस की जाती है। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि हमारा प्रबंधन पानी का, जैसे पानी की उपलब्धता तो फिक्स है जी, उसका प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं है। अब देखें कि पानी का उपयोग किस में होता है जी। 3 तरह के मुख्य उपयोग हैं जी। पहला उपयोग है पीने के पानी के लिए या घर के काम के लिए, जिस घरेलू पानी जिसको कहते हैं, पीना इसमें शामिल है। दूसरा उपयोग है कृषि, और तीसरा है इंडस्ट्री। उसके बाद में हाइड्रो पावर, रिक्रिएशन अलग है, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। और अभी अगर इसको देखें, देश भर में देखें चाहे राजस्थान में देखें, तो पीने का पानी मात्र 10% ही होता है जी उसकी, और कृषि का पानी 80 से 85% है, और इंडस्ट्री का पानी बचा हुआ 5%, 3-4% है। लेकिन कहीं जैसे अभी अगर हम भीलवाड़ा लें और वहाँ बहुत इंडस्ट्री है कपड़े बनाने की, वहाँ हो सकता है 50% पानी हो, या दारूहेड़ा में जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, या अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेंटर, वहाँ हो सकता है 50% से ज़्यादा भी पानी हो, लेकिन एवरेज पानी इंडस्ट्री का बहुत कम है। पानी कृषि में ज़्यादा जा रहा है। अब कृषि में पानी जा रहा है तो उसके लिए हमने बड़े बांध बनाए जी, और अलग अलग 3 तरह के बांध बनाए, छोटे, बड़े, मध्यम और बड़े जी, और उनसे हमने सिंचाई करना शुरू किया। जब वो उसकी सिंचाई में समस्या आई तो हमने भूजल का उपयोग शुरू किया जी। अभी जैसे राजस्थान का केस लें, 90% पीने का पानी भूजल से आता है जी। तो अगर आप भूजल का दोहन अगर कृषि में करने लगे, और हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं हमने इतना ज़्यादा दोहन किया, जितना ज़मीन में जाता है बरसात से उससे ज़्यादा दोहन किया, तो वो ख़त्म हो गया। तो अब हमारे लिए सामने आ गई समस्या कि हम पीने का पानी कहाँ से लाएं जी। तो चलिए, भूजल के स्तर और पानी अवेलेबल है, लेकिन आपने पानी को कहाँ उपयोग किया, ये समस्या, और समस्या हो गई पानी पीने की। और एक और हो गई समस्या कि एक ज़माना था जब पानी की उपलब्धता ठीक थी, सबको अवेलेबल थी, और गुणवत्ता भी ठीक जी। जैसे जैसे भूजल में आप नीचे जाएंगे
तो पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, चाहे वह फ्लोराइड आ जाए, चाहे नाइट्रेट्स हों, या जो भी हम मिला भी रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो इसलिए पानी कम भी है और प्रदूषण भी है जी। तो दोनों से हो गया। इसी तरह हमारी नदियां हैं, वो भी हमने सारी प्रदूषित कर दी। तो अगर हमने संरक्षण की बात, वो मैं आपसे बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन अभी समस्या प्रबंधन की है जी। तो यानी प्रबंधन मुख्य समस्या है कि हम भरपूर पानी होने के बावजूद उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। विनीश जी, हम बात करना चाहेंगे जल संरक्षण के इतिहास की। जल संरक्षण का भारत में क्या इतिहास रहा है? आप चाहें तो अपनी बात की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब भी हम पढ़ा करते थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम से हमारा जो पानी का संरक्षण का जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छा था उनका। क्योंकि अगर हमारी सभ्यता को देखें, हमारी सभ्यताएं कहाँ से कैसे हमारी प्रोग्रेस हुई है, कि जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहीं पे ही सेटलमेंट हुए हैं और पानी बस्तियां वहीं जहाँ पानी की उपलब्धता थी। और पानी कहाँ से आता है, वो तो रेन से ही डिपेंड हुआ करता था, पर वो तो 12 महीने नहीं होता है। तो फिर ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी पानी की देखकर उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि उसको स्टोर किया जाए और ऐसा कनाल सिस्टम बनाया उन्होंने। तो ये तो उस समय की बात है। और धोलावीरा जो है जैसलमेर, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं जिससे कि वाटर स्टोरेज का जो टैंक्स वगैरह मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो समय से आगे सोचते थे जी। अब मेडिएवल टाइम में आए तो बहुत सारे जो जैसे तुगलक हैं, उन्होंने कनाल सिस्टम हिंदुस्तान में बनाया है। और उसके आगे ये जो बावड़ी जो है, ये मुगल के टाइम से चली आ रही है। तो इस तरह हमारा इतिहास बताता है कि जहाँ जहाँ पानी की कमी थी, ये राजा वगैरह लोगों ने उन्होंने पानी का संरक्षण करवाया और पहुंचाया। राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो किले हैं वो पहाड़ पर हैं। पर पहाड़ पे पानी कैसे आएगा? अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप पहाड़ पे भी पानी पहुंचा सकते हैं। उस टाइम उन्होंने क्या किया कि एक किले के पास ही उन्होंने एक पॉन्ड बनाया, टांके बनाए, जिसको टांके बोलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने फिर उस टांके में रेन वाटर हार्वेस्ट करने के बाद जो लीन सीज़न है, जब पानी नहीं होता है, उसमें उन्होंने अपने जो उनका जो किला है वहाँ पे पानी पहुँचाया। तो ये देखिए, ये तो चला आ रहा है हमारा। फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने भी वो सरफेस इरिगेशन पे ज़्यादा डिपेंड किए और सरफेस इरिगेशन बहुत सारी कनाल बनाई उन्होंने, जो कि बहुत फेमस हैं अभी भी। और उसके बाद अभी कुछ सालों में जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है और जैसे हमारी कृषि भी जो बढ़ रही है, जिस तरह कृषि हम कर रहे हैं, और हमारा जो शहरों की तरफ जो रुझान बढ़ा है, उससे क्या है कि वाटर पे स्ट्रेस और बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहीं ना कहीं पानी की मांग ज़्यादा हो गई, आपूर्ति की समस्या हो गई। डॉक्टर राठौड़, हम अक्सर बात करते हैं जब जल संरक्षण की बात करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं जल संरक्षण को लेकर ज़्यादा जागरूक थे। और तो ऐसे में आप ऐसे कौन से उपायों का जिक्र करना चाहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए और उनके सामने जल कभी समस्या नहीं रही? पूर्वजों ने जो, पहले तो ये है कि हमारे वैदिक काल में भी, पुराणों में भी एक पुराण है जो खाली पानी को ही डील करती है। अच्छा, बहुत। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें बताया गया है कि पानी का कैसे प्रबंधन करें, सब कुछ ये था, व्यवस्था थी जी। उस समय पॉपुलेशन कम थी और डिमांड भी कम थी और पानी की उपलब्धता थी, लेकिन वो गोल्डन एरा चला गया। जैसे जैसे उद्योगीकरण हुआ, शहर बसने लगे। अब शहर क्या है कि शहर में, जैसे जयपुर का उदाहरण ले, हमारे यहाँ या कोई दिल्ली का ले लें, कहीं का भी ले लें, सब शहरों में जो वाटर बॉडीज थी उनको ख़त्म करके हमने और एक सीमेंट कंक्रीट के जंगल बना दिए और पानी का संरक्षण करने की कोई बात नहीं करी जी। तो और दूसरा, शहर के लोग जो हैं, विशेष तौर से जो अभी ज़्यादातर जो त्राय मच रही है, वो गाँवों की बजाय शहर वाले लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि सारा मीडिया यहाँ, सारे मिनिस्टर यहाँ, पढ़े लिखे लोग यहाँ और एजुटेशन करने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर आपने 5 पैसे भी बढ़ा दिए, जयपुर का अगर लें, क्या आपके पानी के लाने की PhD का खर्च 1000 लीटर पे 12 रुपये से 15 रुपये तक आता है पर 1000 लीटर, और हम देते कितना है, 2 रुपये। उसको 3 रुपये कर दो तो कल ही आप हड़ताल पे आ जाएंगे सारे लोग। जबकि आप कोको कोला की बोतल 60 रुपये की ला के 5 मिनट में ख़त्म कर दोगे, लेकिन महीने के 3 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब आप पानी के प्रति संजीदा नहीं है। बुजुर्गों ने क्या किया था कि उस समय
लोकल जिसको कहते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं पानी का प्रबंधन हर एक ने किया, चाहे वो छोटे नाडी बनाई, तालाब बनाए, टाँके बनाए, प्रबंधन ऐसा किया और उसमें जाने नहीं। आज भी जो वेस्टर्न राजस्थान मतलब पश्चिमी राजस्थान है, उसमें जितने तालाब हैं उसके कैचमेंट एरिया में आप जा नहीं सकते, उनके आगोर के अंदर आप घूम नहीं सकते, उनमें गंदगी नहीं फैला सकते, वो लोग उसको सजो के रखते हैं जी। तो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने पानी को प्रायोरिटी दी। अब हम पानी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जो आपने कहा कि आखिर अवार्ड की ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोगों में वो चेतना नहीं रही, तो उस चेतना को कैसे जगाएं। तो जगाने का तरीका जैसे अटल भूजल योजना है, उसमें एक कंपोनेंट रखा है कि भाई आप लोगों की चेतना बढ़ाओ। वसुंधरा जी जब थे तो उन्होंने एक रथ चलाया पूरे प्रदेश में कि लोगों को जागरूक करो पानी के प्रति, लेकिन स्लोगन से नहीं हो सकता। जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे लोगों की, इस पानी के प्रति संजीदगी नहीं होगी, तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। और लेकिन पुराने लोग ट्रेडिशनली, आप जब बावड़ी की बात करते हैं, आपके कहने का मतलब ये कि पुराने ज़माने के में इतना चलन, स्लोगन, नारों का चलन नहीं था, बल्कि उसको अपने जीवन में, अपने घरों में उसको आत्मसात किया जाता था और कहीं ना कहीं जल संरक्षण की दिशा में खुद प्रयास किए जाते थे। विनीश जी, हम अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि जो जोहड़ हैं, तालाब हैं, वो पूरे गांव के काम आते थे और पूरे गांव के काम आने के साथ में पशुधन भी वहाँ पे पानी पीता था और लोगों के पीने का पानी भी आता था। क्या ये जो मिक्स्ड यूज़ ऑफ वाटर है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होता था? क्या उसका क्या इंतज़ाम अपनाया जाता था? पहला तो पानी से संदर्भ में दो इशू आते हैं जी। एक तो है कि उपलब्धता जी, और उसके बाद गुणवत्ता जी। पहले उपलब्ध तो हुआ पानी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गुणवत्ता के बारे में। हाँ, अभी पानी के लिए कौन ज़्यादा परिश्रम करता है, अगर आप देखा जाए घर में भी, तो महिलाएं ही ज़्यादा परिश्रम करती हैं। तो उनको 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना पड़ता था पहले। पर ऐसे सिस्टम की वजह से, जोहड़ की वजह से, या पर्कुलेशन टैंक जिसको बोलते थे, इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी वजह से अभी उनको पानी तुरंत अवेलेबल हो गया है। और उससे ही उनके अगर जानवर भी वही पानी यूज़ करेगा और हम भी करेंगे, कुछ हेल्थ इम्पैक्ट तो रहेंगे, पर अवेलेबिलिटी के बाद आप घर पे कुछ उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं, पानी के पीने के लिए बना सकते हैं, पर बाकी काम के लिए वो यूज़ किया जा सकता है जी। आपने जो बात कही कि हम अक्सर पानी के लिए ज़्यादा मेहनत स्त्री शक्ति को करनी पड़ी है, हम इस संबंध में आभानेरी की चांद बावड़ी जो है उसका जिक्र करना चाहेंगे। बहुत से पर्यटक उस बावड़ी को देखते हैं, उसकी बहुत गहरी ढलान को और उस सीढ़ियों को देखते हैं, विस्मित होते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, सब कुछ होता है, बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। लेकिन कभी बहुत कम लोगों के जहन में ये बात आती है कि स्त्रियां अपने सिर के ऊपर 2 या 3 या 4 मटके या घड़े रख करके कितने गहरे तक उतरती थी और उसके बाद पानी लेकर के पूरे वजन के साथ में ऊपर आती थी। बहुत बहुत प्रणाम के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं हमारी स्त्री शक्ति, जिसने इतने वर्षों तक ये संघर्ष किया। राठौड़ साहब, राजस्थान में जगह जगह टांके और जल कुंड देखने में आते हैं। हर शहर में, हर कस्बे में आपको ये टांके और जल कुंड मिल जाएंगे, लेकिन आज ये टांके और जल कुंड जो हैं वो सही हालत में नहीं दिखाए जा सकते। क्या इनको वापस, इनका जीर्णोद्धार करके इनको पीने के पानी के काम में लिया जा सकता है? अभी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या कारण है कि हमारे जो ये ट्रेडिशनल सोर्स जिनको कहते हैं जी, पुराने जो बनाए हुए थे, हमारे बुजुर्गों ने बनाए, उनको हमने क्यों छोड़ दिया, क्यों उनकी दशा बिगड़ गई? उसका कारण है जब समाज ने ये समझ लिया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और हम लोग आजकल राइट की बात ज़्यादा करते हैं, अधिकारों की बात, कर्तव्य की बात नहीं करते। हम कहते हैं पानी हमारा मूलभूत अधिकार है, राइट टू लिव, एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जीने का अधिकार, उसमें पानी सप्लाई करना सरकार का जिम्मा मान लिया उन्होंने। समाज का जो पहले समाज का था, उसकी बजाय अब सोचते हैं कि सरकार सप्लाई करेगी, उसी की जिम्मेदारी है पानी लाना। तो उसमें बचे कुचे में सरकार ने भी ये जिम्मेदारी ओढ़ ली, बिना समाज को शामिल किए हुए कि हर घर नल। तो अब घर नल तो कहा, लेकिन उनका, उन लोगों का क्या रोल है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उसमें जागृति आए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। और ये जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं, आप ताजुब करेंगे कि जितने
अभी जितने भी समाधान ढूंढे जा रहे हैं पानी की समस्या का, जी। वो है इंजीनियरिंग बेस्ड समस्या है। जी। अगर आप किसी इंजीनियर को कहो, पीएचडी को भी कहोगे कि गांव में पानी की समस्या, हाँ हम एक पूरे 5 गांवों का एक प्रोग्राम कर देंगे, जीएलआर लगा देंगे, बड़ा से परियोजना दूर से बना ले आएंगे, देंगे, बाहर से ले आएंगे। जी। ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट का, जी। डिमांड साइड मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करता कि हम पानी का प्रबंधन कैसे करें। जी। तो ये जो मानसिकता बदली लोगों की, उन्होंने उन जल स्रोत को कहा कि ये तो हमें क्यों संभालना है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो जी, ठीक करे जी, तो करे, नहीं तो पहले जैसे हर अमावस्या या पूर्णिमा को गांव का हर व्यक्ति, हर घर से एक व्यक्ति उस तालाब को ठीक करने जाता था, उस पर काम करने। अब वो खत्म हो गया, अब कहीं मनरेगा में करेगा। तो आपने मानसिकता बदल दी और इस मानसिकता को वापस बदलने की ज़रूरत है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में ऐसे तालाब हैं जो पीएचडी नहीं सप्लाई करती। 3 साल अकाल पड़ जाए तो भी उसके अंदर, जैसे बाप का तालाब है फलोदी के पास, उसमें 3 साल भी पानी रहेगा, पानी की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसका कैचमेंट एरिया जिस तरह से मैनेज किया लोगों ने बनाया था, आज भी वो वाटर सप्लाई कर रहा है जी। तो इसलिए उनका महत्व है। अगर हम संरक्षित करें तो हमारा जीवन, अगर हम वाटर सिक्योरिटी चाहते हैं, पीने के पानी की सिक्योरिटी, मैं इरिगेशन नहीं कह रहा हूँ जी, क्योंकि कृषि जो राजस्थान में, अगर कहूँ बाकी जगह पंजाब में भी ये समस्या आ रही है, राजस्थान को आप पंजाब नहीं बना सकते जी। हमारे यहाँ वर्षा कम होती है, तो आप अगर कृषि पे बहुत जोर देंगे, वो भी पानी बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। विनीश जी, एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर राठौड़ ने रेखांकित की कि हमने आमतौर पर इसको सरकार की जिम्मेदारी मान लिया है कि ये सरकार का काम है। यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रयास किए जाने बहुत आवश्यक है, उनको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए हमारे कस्बे में, हमारे गाँव में एक ऐसा तालाब है या ऐसा कोई टांका है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब देखिए, उसको पूरी तरह से ठीक करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों की संस्था अगर उसको ठीक करना चाहे, तो व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पहले मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2003 के आसपास जो मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बुलाया जाता है, एक वाटर स्टार्व्ड सिटी बताते हैं इसको, यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है। तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए जी। और अगर नहीं हुआ, उन्होंने एक डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन के अंदर अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपका सीवरेज कनेक्शन हम काट देंगे जी। तो मतलब आपने एक तो उनको एहसास दिलाया, ये डिमांड साइड मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि पानी को कंजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास स्टिक भी है। मतलब तो उन्होंने जैसे ही डेडलाइन दी, हर घर में जिसका इंडिपेंडेंट हाउस था, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दिया। तो 2002-03 में अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो वहाँ पर वाटर का बहुत दिक्कत हुआ था, पर अगले साल जैसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ तो वाटर की दिक्कत खत्म हो गई। तो ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे सरकार को, जिससे लोगों की मानसिकता में थोड़ा चेंज आए। और जो प्रश्न आपने उठाया कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, अभी ये जो कोई भी अगर पुराना जो टांका है जो अगर टूट गया है, तो इंडिविजुअल तो उसको नहीं कर पाएगा। पर उस क्षेत्र में राजस्थान तो एक तरह से माना जाता है कि एनजीओ का गढ़ है। बहुत सारी मशहूर एनजीओ यहाँ पर हैं, और 2-3 का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। तरुण भारत संघ, जिनके जो राजेंद्र सिंह है, उनको तो बहुत अवार्ड भी मिले हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया है। तो अब उन्होंने कितने सारे ऐसे रिवाइव कर रहे हैं अलवर जिले में। वैसे और भी एक फेडरेशन फॉर इकोलॉजिकल सोसाइटी है, जो कि फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि बीकानेर बेस्ड है, जो कि भीलवाड़ा बेस्ड है, उन्होंने भी एक बहुत सारे रिवाइव किए हैं। और वैसे ही एक अलवर बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन है जो ओरान पे काम कर रही है। तो इस तरह देखिए, इन संस्थाओं की मदद से आप करा सकते हैं, इंडिविजुअल तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने बात की कि अगर हर घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, तो कहीं ना कहीं भूजल को संरक्षित किए जाने में और भूजल के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। एक व्यक्ति अगर अपने घर में, देखिए वो घर बड़ी मुश्किल से बनता है, आदमी अपने 3 पीढ़ियों का धन संचित करके घर बनाता है, अपने बुजुर्गों का पैसा, खुद का पैसा और आगे लोन ले करके। ऐसे में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक आपको एक टैंक बनाना पड़ता है बेसिकली। जो भी पानी बारिश का आ रहा है, वो आपको टैंक के अंदर ही इकट्ठा करना है। अभी क्या होता है कि आपका जो भी सीवरेज सिस्टम से सब बाहर चला जाता है, तो बस ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है।
ये तो ट्रेडिशनली हम ऐसे ही किया करते थे। ये जो पाइप्ड वाटर है ये तो बाद में आए हैं, जी। पहले तो घरों में ऐसे स्ट्रक्चर हुआ ही करते टांके थे, थे। टांके हुआ ही करते थे, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। तो पर ये है कि अब आप, क्योंकि आपके टैप खोलने पे पानी आता है, सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। और एक और जो विषय बीच में भी उठा था, प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू है जी। कि पानी की कीमत क्या है। तो अभी जैसे आप इतिहास के बारे में पूछ रहे थे, इतिहास में कुछ ऐसा समय आया था, तो अगर आप देखें मौर्य के टाइम पे उन्होंने वाटर प्राइसिंग पे बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि अगर आप पानी वेस्ट करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा, जी। और प्राइसिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जी। कोई और भी अब चीज़- आपको धन्यवाद देने से पहले और इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने से पहले हम आप दोनों से, क्योंकि आपने इस संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया है, हम दोनों से जानना चाहेंगे डॉक्टर राठौड़ पहले आपसे कि जल संरक्षण की दिशा में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दे दूं अगर समय हो तो। जी जी जी। कि घर में जब पानी आता है, जैसे शहर में है, जी। तो जब पाइप से कनेक्शन होता है तो दो जगह जाता है। हाँ हाँ। पानी है, H2O कहते हैं, लेकिन सारा H2O अलग अलग है। अच्छा। अगर बावड़ी का पानी अलग है, कुएं का अलग है, नदी का अलग है, गंगा का अगर पानी लाएं आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। उसकी बोतल खोलने के लिए बोतल खोलने के लिए भी 4 बार सोचेंगे। 4 बार नहीं, उसके लिए आपको बड़ा भारी बोझ करना पड़ता है, लाते हैं ना हम। जी जी। तो अगर वो घर में पानी जाता है तो एक बाथरूम में जाता है और एक किचन में जाता है। जी। तो बाथरूम में जाता है तो हम उसको बिखेरने में 1 मिनट नहीं लगाते, लगाते। आधी बाल्टी है तो भी फैला देते हैं। अगर वो घर के अंदर चला जाता है, वो किचन में चला जाता है और मटकी में भर लिया, तो फिर आप कहते हो कि ये तो बहुत उसको सुंदर, ठीक बहुत से बढ़िया बात करते कही हैं। आपने। लेकिन आपका रोज पानी मटकी के अंदर बासी हो जाता है, आप आधा पार मटकी है तो खाली करते हैं, जबकि टैंक से आ रहा है, उसमें कई दिन से पड़ा, लेकिन आपकी मटकी को आप मान के चलते हो बासी है। जी, फिर आप एक लोटा लेते हैं, नल को भी साफ करते हैं, लोटे को साफ करते हैं, उसमें पानी भरते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, उसमें 2 तुलसी पत्र डालते हैं, फिर उसको कैसे लेते हैं, चम्मच से लेते हैं, मंत्र बोलते हैं, ऐसे लेते हैं। यानी उसकी कि जो एक उसका बूंद उपयोग- भी आप उसकी वेस्ट नहीं करते। हाँ। पानी वही H2O है, क्या बदला? मानसिकता। तो अगर आपको पानी कंजर्व करना है इंडिविजुअल को, और तो आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये जो आप पुरस्कार दे रहे हैं, ये मानसिकता बदलने के लिए ही है। जी, जी, कि कैसे लोगों की मानसिकता बदले, बहुत जिससे सुंदर। कि आप ये पानी की आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में ये बात कही कि मानसिकता जल के उपयोग को देख करके तय हो जाती है और हमें उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। विनीश जी, अंत में आपको धन्यवाद देने से पहले जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे। जल ही जीवन है, जल के बिना आपकी ज़िंदगी संभव नहीं है। अगर आज आप उसको नहीं बचाएंगे तो आगे का समय बहुत मुश्किल होगा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, उसके साथ ही ख़त्म, कि 2000 के टाइम पे एक इजराइल से एक सोशल साइंटिस्ट आए थे, एक इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो वो वॉर चल रहा है वो किस वजह पे है। तो एक रीज़न जो मुद्दा उन्होंने बताया, एक ये भी था कि जो गोलन हाइट्स है सीरिया के, जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, बोले वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वीफर है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो पानी का मुद्दे की वजह से वो जगह वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो आप देखिए पानी की वजह से लड़ाई कंटिन्यू रही है, तो पानी के बिना ज़िंदगी संभव नहीं। और हम तो मार्स पे भी पानी ढूंढ रहे हैं, तो और अपना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको अपना पानी बचाना है हर तरह से। जी, पानी के संबंध में एक बात कही जाती है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोग ये कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का तो पता ही नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। बहुत भयावह स्थिति है, ये बिल्कुल सही स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं समय है कि हम समय रहते जाग जाएं। जल संरक्षण की दिशा में सिर्फ स्लोगन, नारे, पोस्टर से आगे बढ़कर जल संरक्षण की दिशा में कामकाज करें और इस पानी को, जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया कि पानी के उपयोग के हिसाब से हम उसकी महत्ता समझते हैं, उस महत्ता को हम समझें और जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। आज का ये विशेष कार्यक्रम केंद्रित था नेशनल वाटर अवार्ड से संबंधित और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनमें से अगर किसी ने वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष काम किया है तो आपके काम दूसरों के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए आप अपना नॉमिनेशन उन नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए दें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके काम की सराहना हो, आपको एक पुरस्कार मिले और आपने जो काम किया है वो दूसरों के लिए प्रेरणा मिल सके।
और अब समय है कि हम धन्यवाद दें हमारे कार्यक्रम में पधारे हमारे विषय विशेषज्ञों से। डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़, निदेशक पर्यावरण एवं विकास केंद्र जयपुर, और विनीश कथुरिया जी, निदेशक विकास अध्ययन संस्थान जयपुर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम जल संरक्षण की दिशा में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहें और आगे आने वाले समय में जल की महत्ता समझें। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।